हम लोग आज संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग परिमेय संख्या के प्रकार यानी टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछला क्लास में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका प्राकृत संख्या। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, यानी उसका इंग्लिश नेम है नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर जो होता है वो n से यानी कि उसके फर्स्ट ये जो अक्षर है यानी दिया गया है n लेटर, उसी से उसको सूचित किया जाता है, ठीक है। प्राकृत संख्या में हम लोग जानते हैं कि 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक होता है। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हम लोग का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको हम लोग सूचित करते हैं होल नंबर यानी कि W से। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि ये जो प्राकृत संख्या है इसमें हम लोग 0 मिला देते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो होती है, ऐसी संख्याओं का संग्रह जो होता है वो पूर्ण संख्या होती है, ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण है, क्योंकि प्राकृत संख्या का सारा अंक इसमें प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक जिसको हम लोग Z से सूचित करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश नेम होता है इंटीजर। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, तो जो प्राकृत संख्या हम लोग इस 0 के इधर लिखे हुए हैं वही प्राकृत संख्या इधर भी कर देंगे, लेकिन चिन्ह विपरीत रहेगा। यानी कि इसका चिन्ह पॉजिटिव है तो उसका चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ऐसे हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3 और इधर डॉट होता है, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे -1, -2 ऐसे लिख करके हम लोग डॉट कर देंगे। यानी कि हम लोग पूर्णांक संख्या को हम लोग दोनों ओर से अनंत कह सकते हैं, यानी इंफिनिटी। यानी कि पूर्णांक जो है वो पूर्णांक 0 के इधर भी इंफिनिटी होता है और 0 के इधर भी इंफिनिटी होता है, यानी कि प्लस इंफिनिटी इधर हो जाएगा आपका, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि ये जो पूर्णांक है वो दोनों तरफ अनंत होता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। यहां पर हम लोग पूर्ण संख्या पढ़े थे जो एक ही तरफ केवल ये प्लस इंफिनिटी तक ही जाता है, और जो प्राकृत संख्या है ये भी प्लस इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन ये जो पूर्णांक है दोनों इंफिनिटी तक जाता है। और इसमें जितनी भी संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये किस चीज का टाइप पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का। तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, यानी कि ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, यानी कि सारा संख्या अभी जो हम लोग ये लिख रहे हैं वो सारा परिमेय है, ये ध्यान रखना है। यहां पर हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि पूर्णांक जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच होता है, ठीक है। चलिए चौथा हमारा पॉइंट है सम संख्या। हम लोग जानते हैं, किसी की क्लासों में हम लोग पढ़े हुए हैं कि सम संख्या का मतलब क्या होता है, इवन नंबर। सम संख्या का क्या मतलब होता है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, हम लोग पढ़े हुए थे अभी तक। अब हम लोग यहाँ पर परिभाषा चेंज करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक सम हो उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा अंक हमको दिया गया है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको डिवाइड करके थोड़े ना हम लोग चेक करेंगे कि ये 2 से विभाजित होगा तो हम लोग सम संख्या कहेंगे। हम लोग कुछ संख्या के इधर से हम लोग इकाई दहाई गिनते हैं, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे हम लोग गिनते हैं। यूनिट प्लेस यानी कि इकाई स्थान पर जो अंक है वो अंक यदि ये सम है तो ये संख्या सम होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी कि हम लोग सम संख्या में क्या क्या लिख सकते हैं, 2, 4, 6 ऐसे लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। लेकिन ऋणात्मक भी जो संख्याएं होती है -2, -4, -6 वो भी सम संख्या है,
उसकी, लेकिन हम लोग जब सम संख्या की बात होती है तो हम लोग केवल पॉजिटिव की सोचते हैं हम लोग, और पॉजिटिव लिखते भी हैं, ये ध्यान रखना है। और सम संख्या का मतलब जिस संख्या का इकाई अंक हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, जिस संख्या का इकाई अंक, ठीक है ना, इकाई अंक सम हो, इकाई अंक सम हो, संख्या सम होती है, वह संख्या कर देंगे हम लोग, वह संख्या सम होती है, ठीक है। अब ध्यान देना है यहां पर कि कौन कौन सी सम संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर लिख रहे हैं 12, 14, 16, 18, क्या 20 भी सम होगा? फिर 20 के बाद तो हम लोग यही रिपीट करेंगे, 22, 24, 26, यूनिट प्लेस तो यही आएगा, 2, 4, 6, 8 यही रिपीट होते रहता है हर क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या 0 शून्य है, शून्य है, क्यों? 0 जो ये है वो सम संख्या है। कैसे? 2 से हम लोग इसको विभाजित करते हैं, कट जाता है, तो सम है तभी विभाजित हुआ। इसका मतलब कि इस संख्या में जो हम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जितनी भी संख्याएं, सम संख्या में कितना का अंतर होता है ये देख लीजिए। उसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 0 सम संख्या है। यानी कि देखिए सम संख्या हम लोग जो लिखे हुए हैं यहाँ पर 2, 4, 6, कितना कितना का अंतर है? 4 से 2 कितना कम है? 2 कम है। 6 से 4 कितना कम है? 2 कम है। उसी तरह 2 के बाएं साइड ये जो 0 मिल रहा है देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ से हम लोग यदि 4 लिखते हैं यहाँ पर तो देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि 2 को हम लोग जोड़ते जाएंगे, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और हमको सम संख्याएं प्राप्त होती जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि 0 जो है वो सम संख्या है, ठीक है। 0 सम है, 0 विषम नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जिसके साथ ये लगती है वो 2 से विभाजित हो जाता है। ऐसे 0 तो सभी संख्या से विभाजित हो जाती है। 0 के नीचे हम लोग कोई भी संख्या लिखेंगे तो बराबर 0 ही होगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो उससे विभाजित है, यानी कि 0 किसी भी संख्या से विभाजित है। लेकिन ऐसे जनरली हम लोग 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे भी संख्या जो लिखते हैं, यानी कि जिस संख्या के अंत में शून्य होता है वो संख्या भी 2 से विभाजित हो जाती है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि 0 भी सम संख्या है। इसलिए ध्यान रखना है कि जिस संख्या का इकाई अंक सम हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 20, 422, 426, ऐसे जो इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं हम लोग लिख सकते हैं जिसके इकाई अंक से हम लोग पहचान कर लेंगे कि वो सम संख्या है कि नहीं। चलिए 5वां हमारा हो गया विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर। और इसमें हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या में भी, लगातार विषम संख्या में भी 2 का ही अंतर होता है। जैसे सम संख्या में हम लोग 2 जोड़ करके अगला सम संख्या प्राप्त करते हैं, उसी तरह हम लोग विषम संख्या में भी प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे, 3, 3 में 2 जोड़ेंगे, 5, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये भी प्लस इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें भी 2 का गैप होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विषम संख्या सबको मालूम है, आप लोग पहले से पढ़े हुए होंगे, आपको जानकारी भी है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब ध्यान दीजिए अभाज्य संख्या का मतलब की परिभाषा आप लोग भी जानते हैं कि वैसी संख्या जो किसी अंक से विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि कोई संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2 लिखे हुए हैं, तो ये जो संख्या है वो 2 अंकों से केवल विभाजित होगी, किससे? 1 से और स्वयं से। वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। कुछ लोग 1 को भी अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो परिभाषा के अनुसार हम लोग को जो दिया गया है यहाँ पर कि वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से, यानी कि दोनों भिन्न है। देख लीजिए यहाँ पर जो इसका फैक्टर हम लोग को प्राप्त हो रहा है 1 और 2 दोनों भिन्न है, डिफरेंट है। और इस स्थिति में यदि हम लोग 1 को लिखेंगे यहाँ पर तो हम लोग को 1 का मतलब 1 से कटेगा ही और स्वयं मतलब 1, तो दोनों सेम हो जा रहा है यहाँ पर, इसलिए हम लोग 1 को विषम संख्या लेते हैं, अभाज्य संख्या नहीं लेते, ठीक है। और ये एक चीज और भी ध्यान देना है कि 1 अभाज्य संख्या और कैसे नहीं है, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 उसका एक फैक्टर होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जिसे हम लोग सम अभाज्य भी कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2, फिर 3, 5, 7,
फिर 11, 13, फिर 17, फिर 19, फिर 21, 23, फिर 29, ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभाज्य संख्या ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि देख लीजिए 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 1, 2, 3, 4। 10 से 20 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। फिर उसके बाद 20 से 30 में कितनी अभाज्य संख्या है, आप लोग देख भी सकते हैं 21 कट जाता है, 22 भी कट जाता है, 23 नहीं कटता है, 24 भी विभाजित हो जाता है अन्य संख्याओं से स्वयं के अलावा, 25 भी, 26 भी, 27 भी, 29 नहीं होता है जो 29 हम लोग लिखे हुए। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि यदि हम लोग 1 से 25 तक ले, हम लोग 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं की संख्या हम लोग को कितना मिलेगा ये भी देख लेते हैं। छोटा सा एक होगा अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो 1 से 25 तक में गिनिए कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो रहा है, तो हम लोग यहां पर 9 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 26 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। ठीक है ना, तो 26 से 50 तक में आप लोग जाइएगा, आगे लिखिएगा, तो आप लोग को 6 मिलेगा अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग 50 से 100 तक कर लेते हैं। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बराबर हमको मिलेगा, यहां पर देखिए वहां 50 से 100 के बीच 10 मिलेगा अभाज्य संख्या, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, जोड़ लीजिए 9, 6, 15 और 10, 25, यानी कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या हमको क्या प्राप्त होगा, संख्याओं की संख्या बराबर लिख लेंगे 25। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग को, छोटा छोटा चीज। और अभाज्य संख्या अब तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद होता है 7 नंबर भाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या के मतलब कंपोजिट नंबर। ये ध्यान रखना है यहां पर कि यदि ये प्राकृतिक संख्या हम लोग यहां पर लिखे हुए हैं 1 से लेकर के, यदि हम लोग इसी संख्या की केवल बात करें तो इसमें से हम लोग अभाज्य संख्या को निकाल देंगे, तो जो बाकी बच रहा है उसी में से हमको भाज्य संख्या प्राप्त होगा। लेकिन बाकी जो उसमें बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 जो है वो भाज्य संख्या है कि नहीं, नहीं है, अभाज्य है, तो 2 को तो लिखेंगे नहीं। 1 विषम संख्या है, ये 1 केवल 1 से ही कटता है, तो हम लोग उसको भी नहीं यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन उसको छोड़ करके आगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ऐसी संख्या जितनी भी होती है वो सारी संख्याएं भाज्य कहलाती है। यानी कि उस संख्या में, प्राकृतिक संख्या में से हम लोग भाज्य संख्या को छोड़ करके, अभाज्य संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बच रही है, और इसमें जो एक भी हम लोग छोड़ देंगे, तो जितनी भी संख्याएं हमको प्राप्त होगी वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी कि वो किसी न किसी अंक से विभाजित होती है। तो ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या का मतलब क्या, इसमें जो भी संख्याएं किसी संख्या से मान लीजिए कि विभाजित हो, जैसे 4 ले लीजिए, 4 किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, स्वयं से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा, तो 4 जो होगा वो भाज्य संख्या हो गया, डिविजिबल नंबर जिसको बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि इसमें आप लोग लिख सकते हैं ऐसे जोड़ करके 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे जोड़ कर सकते हैं हम लोग भाज्य संख्या। ठीक है, एक होता है इसमें हम लोग को सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर, इसमें 2 अंक एक साथ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लोग लिख रहे हैं a और b, ठीक है ना, तो a और b का HCF यदि 1 के बराबर है, HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक, a और b का HCF यदि 1 के बराबर है
तो हम लोग कहेंगे कि ए और बी जो है वो ओ प्राइम नंबर है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि ए बी बराबर ए बी का HCF 1 है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसा उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 ये सह अभाज्य है, क्योंकि 1 और 2 का मसा 1 होगा। उसके बाद 2 4 का देखिए तो मसा 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और 4 भी 2 से कटेगा, तो यहाँ पर HCF 2 मिल रहा है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो संख्या हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे बट्टा में लिखते हैं यहाँ पर, और बट्टा में लिख करके हम लोग जब डिवाइड करते हैं इसको, किस चीज से हम लोग कहते हैं ना कि कट रहा है तो कटा दीजिए, यानी कि जिस अंक से डिवाइड हो रहा है दोनों अंश और हर दोनों, उस अंक से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो वो जो अंक से हम लोग डिवाइड करते हैं वो अंक HCF होता है, यानी कि इसका HCF 2 होगा। हम लोग 2 से भाग देंगे और फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 1/2 मिलेगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दिया गया है 4/10, 4/12, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यदि HCF 2 से भाग देंगे, यदि मान लेते हैं कि इसका भी HCF 2 है, भाग देंगे तो 8/6 मिलेगा। जबकि हम देख रहे हैं कि 8/6 में फिर हमको 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा अभी। तो इस स्थिति में यानी कि इस स्थिति में ये जो 2 है वो HCF नहीं है। हम लोग HCF का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो उसको विभाजित करने के बाद जो परिमेय संख्या ये प्राप्त होगी वो भी सह अभाज्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जब ये विभाजित हम लोग कर लेंगे और जो बट्टा में प्राप्त होता है जैसे 1/2 वो सह अभाज्य है, यानी कि अंश और हर का मौसा 1 होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि उसका HCF 2 है। लेकिन यहां पर हम लोग नहीं कह सकते हैं कि HCF 2 है, क्यों? क्योंकि इसके बाद भी ये विभाजित हो सकता है, समझ में? तो यहाँ पर विभाजित जब हो जाएगा फिर 2 से विभाजित होगा, देखिए 2 से 4 बार में और ये 2 से 3 बार, तो 4/3 हमको मिलेगा। तो 4/3 जब हम लोग करेंगे यहाँ पर तो ये 4/3 हमारा होगा वो जो परिमेय संख्या होगी जो अपने मूल फॉर्म में आएगी, और 4 और 3 का आप मौसा निकाल लीजिए 1 मिलेगा। यानी कि किसी भी संख्या का हम लोग जब को प्राइम नंबर लिखेंगे तो बस एक ही चीज याद रखना है कि उसका मौसा 1 हुआ कि नहीं। जनरली आप एक चीज ये याद रखिए कि किसी भी लगातार संख्या, कोई भी लगातार संख्या आप ले लेंगे वो सह अभाज्य ही होता है, को प्राइम नंबर होता है। जैसे 1 2 3 ले लीजिए लगातार, 3 4 ले लीजिए, 4 5 ले लीजिए, 5 6 ले लीजिए, यानी कोई भी लगातार संख्या आप लेंगे तो उसका मौसा 1 ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 4, तो ये को प्राइम हो जाएगा। जैसे 3 में देखिए हम लोग 3 4 का मौसा निकालते हैं, कैसे निकलेगा? देखिए 3 से हम लोग 4 में भाग देते हैं, एक बार में जाएगा 3, फिर 1 आएगा, यहाँ पर हम लोग 3 लाते हैं और 3 बार में हम लोग विभाजित करते हैं तो ये विभाजित हो जाता है। ऐसे मौसा निकालते हैं हम लोग। आगे की क्लासों में हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी हम लोग मौसा निकाले हुए हैं, उसकी सहायता से भी हम लोग मौसा निकालते हैं। जैसे मौसा हमको प्राप्त हो रहा है ऐसे भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है गुणनखंड द्वारा 3 और 4 का, 3 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 3 तो हम लोग जानते हैं कि पहले से ही अभाज्य है, तो 3 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2, यानी कि 2 के पावर 2 हो जाएगा। 2 के पावर 2 तो हो गया, लेकिन इसमें हम लोग 1 भी ले लेंगे। 1 को 4 के फैक्टराइजेशन में हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए लेंगे क्योंकि 1 हमारी संख्या जो है वो अभाज्य है। तो हम लोग को सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो हम लोग फैक्टर बनाए हुए हैं, यहाँ पर फैक्टर जो किए हुए हैं, इस फैक्टर में 1 जो है केवल कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर मौसा 1 लेंगे। यानी कि गुणनखंड द्वारा भी हम लोग पढ़े हुए हैं, आगे क्लास में आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग मौसा निकालते हैं और इसी तरह से हम लोग लसा भी निकाल देते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है? तो को प्राइम नंबर का मतलब आप लोग समझ गए कि यदि इस टाइप का कोई अंक है और उन दोनों का HCF यदि 1 मिल रहा है तो वो सह अभाज्य संख्या होगी, ठीक है? कुछ नोट है अभी जो हम लोग संख्या पढ़े वो लिखवा देते हैं, महत्वपूर्ण नोट है, इसको हम लोग जानेंगे तो अच्छा ही रहेगा। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, जब समझाया उस समय भी आपको बताया थे। पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, परिमेय वास्तविक होता है और अपरिमेय भी वास्तविक होता है। और ध्यान रखिएगा कि वास्तविक संख्या जो होती है उसी के अंतर्गत ये सारी संख्याएं आती है जो हम लोग पढ़े हुए हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, ये सारी संख्याएं जो होती है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है, जो आपको बताया जा चुका है।
हम लोग अब संख्या पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो हम लोग संख्या के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि संख्या क्या है, कैसी बनती है, उसमें क्या क्या चीज होता है। संख्या के बारे में भी हम लोग जानते हैं। संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 1, 12, 121, ये इस टाइप की संख्या 1 अंक की है, ये 2 अंक की है, ये 3 अंक की है। ठीक है, संख्या है। तो संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या को हम लोग नंबर बोलते हैं, AUMBER, नंबर। और अंक को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट। ठीक है। तो अब हम लोग सवाल ये होता है कि इसमें कितने अंक और कितने डिजिट है। ठीक है, तो 1 अंक है और 1 डिजिट है। इसमें 2 अंक है, यानी कि 2 डिजिट है। और ये जो नंबर है 12, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, 12, ये नंबर हो गया आपका। इसमें डिजिट कौन कौन सा है, 1 और 2, यानी कि 2 डिजिट है। इसमें ये जो हमारे नंबर मिला हुआ है, संख्या जो है 121, ये 121 संख्या, उसमें डिजिट कितना है, 3। तो ध्यान रखिएगा कि डिजिट से ही नंबर प्राप्त होता है हम लोग को, यानी कि डिजिट के मेल से ही, यानी डिजिट को हम लोग एक साथ मिलाते हैं या एक साथ लिखते हैं, तो उससे हम लोग को संख्या प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर के हम 9 तक लिखे हुए हैं संख्या, तो इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है आप लोग जानते होंगे कि 1 से 9 तक आप लोग गिन सकते हैं कि 9 संख्या के, यानी कि 9 डिजिट का प्रयोग हुआ है। ये सारी संख्याएं हैं, लेकिन इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो 9 डिजिट हम लोग यानी लिख सकते हैं 9 अंक। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग वही संख्या 10 से लेकर के हम लोग यहाँ पर 19 तक लिखेंगे, तो कितना डिजिट और कितना अंक हुआ है, ये इसमें हम लोग देखेंगे कि डिजिट के मतलब इसमें कितने अंक का प्रयोग हुआ है और कितनी संख्याएं हैं। तो 10 से लेकर के 19 तक आप जोड़िए, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 19 तक के लिए हम लोग, तो 10 संख्याएं हमको प्राप्त होगी, यानी कि 10 से 19 तक 10 संख्या है हमारे पास। और सभी संख्याएं 2-2 अंक की है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 अंक की है और ये भी 2 अंक की है। तो संख्या तो हमको 10 मिल गया, लेकिन सभी में 2-2 अंक की प्रयोग हुआ है। यहां से 10 से लेकर के 19 तक, तो कितने अंक का प्रयोग हुआ है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, उसकी संख्या गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा आप लोग को संख्या और ये अंक का मालूम चल गया कैसे होता है। अब हम लोग आते हैं कि 2 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या कितनी होती है, पहले ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले हम लोग यहाँ पर यही से लिखते हैं कि संख्या में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखते हैं कि 1 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। 1 अंकों की कुल संख्या बराबर हमको क्या मिलता है, 9। ध्यान दीजिएगा, 1 अंक की कुल संख्या हमको 9 मिलता है। ऐसे हम लोग 0 को भी संख्या यदि लेते हैं 1 अंक की संख्या में, ऐसे 0 को हम लोग संख्या में नहीं मानते हैं, वो किसी अंक पर रखते हैं तभी उसको हम लोग संख्या मानते हैं। जैसे 0, 1 हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग को 2 अंक की संख्या नहीं कहते। ठीक है, किसी भी संख्या के पहले यदि 0 लगी हुई हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसमें हम लोग क्या कहेंगे, 1 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या तो हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, कभी 1 अंक की संख्या को हम लोग को 2 अंक बनाने के लिए उसके पहले 0 का प्रयोग कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी बनाई जा सकती है, यानी कितना होगा। तो कहां से 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से, और कहां तक जाती है, 99 तक। तो 10 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं, ये हमको काउंट करना है। तो कैसे हम लोग काउंट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि 2 अंक की, जिस अंक की कुल संख्या हम लोग निकाल रहे हैं, उस अंक के बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या पहले हम लोग लिख लेंगे, कितना होगा, 99। ठीक है, और इसमें से 2 अंक वाले यदि बड़ी संख्या लिख रहे हैं तो इसके पहले कितने अंक का संख्या है, 1 अंक का, तो 1 अंक के बड़ी संख्या इसमें से घटा देंगे, यानी कि 1 अंक की बड़ी संख्या हमको क्या मिलेगी, 9। इसको घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 90, यानी कि कुल संख्या हमको कितना मिलेगा, 90। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, 1 अंकों की कुल संख्या कौन कौन प्राप्त होता है, आप लोग जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है, गिनिए, 9 हो गया, 9 लिखे हम लोग।
फिर उसके बाद दो अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है 99 तक जाती है, तो उसकी संख्या कितनी मिल गई? 90। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 अंकों की हम लोग संख्या लिखना चाहते हैं कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, ठीक है, 3 अंकों की कुल संख्या। तो 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए हमें 3 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी होगी 999, और 3 अंक से पहले कौन सी संख्या है? 2 अंक वाली। 2 अंक वाली बड़ी संख्या को उसमें से घटा देंगे, तो 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी हमारा? 99। तो हमारा ये जो घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 900। यानी हमको अगला क्या मिल रहा है? 900। इसी तरह आप लोग अगला भी निकाल सकते हैं। जैसे एक और लिख लीजिए 4 अंकों की कुल संख्या। तो 4 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या हम लोग यहां पर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 4 अंक के ठीक पहले कितने अंक की संख्या होती है? 3 अंक की। तो 3 अंक की संख्या बड़ी संख्या इसमें से घटा देंगे, यानी कि हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 9000। यानी कि देख रहे हैं आप लोग कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यदि हम लोग से पूछा जा रहा है कि 1 अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 अंकों की संख्या, मान लीजिए कि हम लोग से पूछ रहा है कि 10 अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और उसमें से 9 अंक की ठीक उसके पीछे वाली जो अंक होगी उसकी बड़ी संख्या उसमें से हम लोग घटा देंगे, तो जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक वाली संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है आप लोग के सामने कि 2 अंक की संख्या कैसे लिखी जाती है। 1 अंक की संख्या तो हम लोग जानते ही हैं कि 0 से लेकर के 9 तक, जिसमें 0 को हम लोग संख्या नहीं लेते हैं, लेकिन काउंट हम लोग करते हैं क्योंकि उसको उस संख्या पर किसी संख्या पर रखते हैं तो वो भी संख्या बनाती है। तो ध्यान देना 1 से 9 तक हमारे जो डिजिट है उससे हम लोग 1 अंक के डिजिट लिखेंगे। ये 1 अंक की संख्या हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यदि उसी को पुनरावृत्ति करते हैं यानी कि 1 के बाद दूसरा का लिखते हैं या सेम कुछ भी यदि लिख देते हैं, जैसे 1 समान संख्या लिखते हैं तो 11 हो जाता है। उसी तरह ऐसी संख्या हम लोग उस संख्या को लिखते कैसे हैं ये ध्यान देना है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 2 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं। 2 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे लिखने के तरीके, ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों की संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन आता है हम लोग को कि 2 अंकों की संख्या और उसके पलटने पर प्राप्त संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिलता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए छोटा सा एक उदाहरण पहले देख लेते हैं कि यदि हम लोग को मान लीजिए कि 12 लिखने को बोल रहा है, तो 12 में जो 2 होता है वो इकाई और जो ये 1 होता है उसे दहाई कहते हैं। तो जो दहाई होता है इसका मतलब उसको हम लोग 10 से गुणा कर सकते हैं और इकाई में हम लोग 1 से गुणा कर सकते हैं। यानी कि इसमें यदि हम लोग 10 में 1 से गुणा कर दें और इकाई 2 में 1 से गुणा कर दें, नहीं भी गुणा करेंगे तो भी काम चल जाएगा, तो इसको हटा देंगे। यानी कि दहाई में उसकी दहाई अंक से गुणा कर देंगे और 2 से 2 में यानी कि 10th में उसके सेकंड प्लेस के स्थान पर जो 10th प्लेस के स्थान पर जो हमको मिल रहा है अंक, उससे हम लोग यदि गुणा कर देते हैं और 2 जोड़ देते हैं तो हम लोग को 12 संख्या प्राप्त हो जाती है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये जो इकाई अंक है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। यानी कि इकाई को हम लोग जोड़े हुए हैं और जो ये दहाई अंक है उसको हम लोग 10 से गुणा किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 32 होता तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं 3, 10 × 3 + 2 यानी 30 + 2 32। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इकाई संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं, किसमें? दहाई अंक को दहाई से गुणा करके। तो हम लोग यहाँ पर यदि इसको हम लोग अंक को x y के रूप में यदि लिखेंगे तो इकाई अंक यदि हम लोग लिखते हैं कि इकाई अंक बराबर x, ठीक है ना, और दहाई अंक बराबर यदि y लेते हैं तो हमको अंक जो 2 अंकों की संख्या होगी वो कैसे मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे तो हम लोग संख्या क्या लिखेंगे, इसलिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर क्या मिलेगा हम लोग को 10 गुणे दहाई अंक क्या है हमारा y और प्लस इकाई कितना मिल गया हमको 10y + x। समझ आ रहा है ना। अब देखिए अब इसमें होता है कि अंकों को पलटने पर, तो देख लीजिए उसको भी, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, ठीक है ना। क्या मिलेगा हमको यहां पर प्राप्त संख्या। अब देखिए अंक को पलटने का मतलब क्या, इकाई को दहाई स्थान पर और दहाई को इकाई के स्थान पर। जैसे मान लीजिए हम 32 लिखे थे, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 23। अंकों को पलटेंगे, 2 को यहां कर देंगे, इसको यहां कर देंगे, तो आपके पास 2 दहाई हो गया, 3 इकाई हो गया।
यानी कि ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई है, इस संख्या में इकाई को हम दहाई कर देंगे, दहाई को इकाई कर देंगे, बस यही करना है। तो इसको यहां कर दीजिए तो 10x और y को यहां कर दीजिए तो y। ये हमको संख्या मिल गया है, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिलता है। ये भी याद रखना है कि दो अंक की संख्या में हम लोग को बस यदि लिखना है तो इकाई और दहाई, कोई जरूरी नहीं है कि आप x y ही ले सकते हैं, इसको भी आप y, इसको भी x ले सकते हैं, दहाई को भी आप x लिख सकते हैं। तो दहाई को x लिखिएगा तो यहाँ संख्या आपको 10x + y मिलेगा और यहाँ पर यही सेम चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग दो अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं, और संख्या जो होता है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे अंकों के विभाज्यता नियम, यानी कि कौन अंक से कौन अंक विभाजित हो जाएगा। यानी कि कोई यदि बड़ी संख्या दी गई हो और हम लोग को पूछ रहा हो कि ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं, 3 से विभाजित होगा कि नहीं, 4 से विभाजित होगा कि नहीं, तो वो नियम थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे तो आसान हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1 से तो कोई संख्या कटती है तो 1 से सभी संख्या विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो 1 का विभाजन नियम हम लोग नहीं लिखेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन होगी, 2 से विभाजित संख्या यानी कि कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी 2 से। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं परिभाषा के अनुसार कि 2 से जो विभाजित होने वाली संख्या है वो सम संख्या होगी। तो 2 से विभाजित का नियम भी यही है कि जिस संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक सम हो 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, ठीक है ना, यानी विभाजित होगी। तो अब यहां पर ध्यान देना है कि जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि जैसे 2 से 2 कट जाएगा, 20, 22, 428, 5, 5, 6, 3, 2 etc। इस प्रकार के जो नंबर होंगे जिसका इकाई अंक जो होगा वो सम संख्या होगा, वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ये उसका विभाज्यता नियम है। दूसरा 3 से विभाजित, 3 से विभाजित संख्या क्या लिखेंगे हम लोग, 3 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, तो वैसी संख्या जिसके अंकों का योग यदि हम लोग जोड़ेंगे और वो 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो लिखेंगे यहां पर कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं एक उदाहरण, जैसे लिखते हैं हम लोग 123, क्या 123 3 से कटेगा, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, इसके अंकों का योग। तो लिखिए अंकों का योग बराबर क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, 6 3 से कटेगा कि नहीं, कटेगा, तो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसलिए 123 3 से विभाज्य है यानी विभाजित होगी। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अलग अंक देते हैं आप लोगों को, ये देखिए अंक, ये 3 से कटेगा कि नहीं, इस प्रकार का हो सकता है कि इससे और बड़ा अंक हम लोग को दिया गया हो, तो हम लोग जब तक 3 से भाग देंगे तब तक इसको हम लोग जोड़ लेंगे। 6 और 8 14 और 6 20 23 और 8 24। हम लोग जानते हैं 24 3 से विभाजित है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर हम लोग लिख देते हैं 3, तो विभाजित होगी कि नहीं, तो 4 और 6 10 18 और 3 21
तो भी विभाजित होगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो यानी विभाजित हो, वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तीसरा 4 से विभाजित संख्या, 4 से कौन कौन विभाजित होगी संख्या, उसको हम लोग चेक करेंगे कि कौन संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, तो 4 से विभाजित संख्या का मतलब कि वैसा अंक जिसके इकाई और दहाई स्थान पर के अंक से बने संख्या यदि 4 से कट जाती है तो वो संख्या 4 से कटेगी। जैसे देख लीजिए 112 में इकाई और दहाई के अंक से कौन सी संख्या बन रही है, 12, और 12 4 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इस पर हम लोग कुछ भी लिख दें 6 3 5 4 8, ये इतना संख्या लिख दें और पूछा जाए कि क्या ये 4 से कटेगा, चेक कीजिए इसको कि 4 से विभाजित है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर देखेंगे इकाई और दहाई। इकाई और दहाई क्या है मेरा, 2 है और दहाई 1 है, इससे कौन सी संख्या बन रही है, 12 यदि 4 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। यही 4 के विभाज्यता का नियम है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इस संख्या के इकाई और दहाई स्थान पर के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, संख्या 4 से विभाजित होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण दे देते हैं, यहां पर उदाहरण हम लोग दे देते हैं कि 4 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे, वही लिख दीजिए कुछ भी 3 4 6 2 4। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए इकाई और दहाई के अंक से क्या होगा, तो पहले हम लोग लिखेंगे 24 डिवाइड 4 इक्वल टू 6, यानी कि वो विभाजित हो जा रही है। तो लिख देंगे, इसलिए 3 4 6 2 4 संख्या 4 से विभाजित होगी, संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब चलिए अब अगला हम लोग लिखते हैं चौथा 5 से विभाजित संख्या, 5 से विभाजित संख्या। ये तो सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। इसलिए आसान है कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक 0 और 5 हो, वही संख्या केवल 5 से विभाजित होती है। ठीक है ना, तो चलिए लिख देते हैं संख्या के इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है, डिजिट है, इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है। ठीक है, हम लोग जैसे एक उदाहरण दे देंगे यहां पर, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 50 55 या 555। इस प्रकार की कोई भी संख्याएं रहेगी जिसका इकाई अंक हम लोग को 0 या 5 मिल रहा हो, तो ये ऐसी इस प्रकार की संख्याएं 5 से कंफर्म विभाजित होगी। ये विभाज्यता नियम हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं। अभी इसके आगे भी विभाज्यता नियम है जिसको हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। इस क्लास में इतना ही देखेंगे, अब अगले क्लास में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तब तक हमारा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग का बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग आगे इस प्रकार के क्वेश्चन जहां भी पढ़ेंगे थोड़ा सा भी कठिनाई होगा तो वो पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इसलिए हमको लगता है कि यदि हम लोग पहले बेस क्लियर कर लें, उसके बाद हम लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद हम लोग यदि क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग को बेहतर समझ आएगा
और कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जो अभी ये पढ़ रहे हैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग बेस क्लियर कर लें, तब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।